नमस्कार। आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन में सुप्रीम कोर्ट का दखल। कल भी हमने बात की थी इस पर। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वो भी फैसला नहीं देगी, वो फैसिलिटेट करेगी। वो एक ऐसा रोल अदा करेगी कि जिसमें केंद्र सरकार और किसानों के बीच बातचीत हो सके। इसके लिए उसने ये सजेशन दी है, सलाह दी है कि एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जिसमें एक्सपर्ट्स भी हों और यूनियंस के जो हैं, खासकर भारतीय किसान यूनियन, उनके नेता भी हों। एक्सपर्ट्स में उन्होंने पी साईनाथ का नाम लिया है, जो अपने आप में बेहतरीन सलाह है, सजेशन है। पी साईनाथ एक ऐसे शख्स हैं, जब वो बोलते हैं तो लोग सुनते हैं। हम भी उनकी बात सुनते हैं, मेरे दोस्त हैं, और जितनी जानकारी और दर्द उनको है, बहुत कम लोग हैं ऐसे। वो हमेशा लाइमलाइट से दूर रहते हैं। उनकी किताब बड़ी मशहूर हुई है, एवरीवन लव्स अ ब्राउट, ऐसे कुछ नाम है उसका। और अगर वो शामिल होते हैं तो फिर उम्मीद की किरण दिखती है हमें, या वैसे लोग कुछ और भी। बहरहाल जो बात हुई है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि ये जो 3 कानून बनाए गए हैं, ऑर्डिनेंस के ज़रिए लाए गए हैं राज्यसभा में, जो सिर्फ वॉइस वोट से ही पास कर दिए गए थे, जबकि नियम ये कहता है कि अगर एक भी मेंबर राज्यसभा का एतराज़ जाहिर करे तो फिर उस पर वोटिंग होनी चाहिए। लेकिन जो वाइस चेयरमैन है हरिवंश, उन्होंने पता नहीं क्या सोच के वॉइस वोट से पास करवा दिया। बहरहाल तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो तीनों कानून हैं, इनको फ़िलहाल होल्ड पे रख दिया जाए, इनको रोक दिया जाए, फिर ये कमेटी बने, कमेटी अपनी सलाह दे जो उसने देनी है, रिकमेंडेशंस। 3 जजेस की बेंच थी, चीफ जस्टिस एस ए बोबडे, उसके अलावा और भी जजेस थे 2। तो काफ़ी सारी पिटिशंस थी उनके सामने, जिसमें उन्होंने ये कहा। उसके बाद ये भी कहा, चीफ जस्टिस ने कहा, मुख्य न्यायाधीश जो हैं, अ प्रोटेस्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल टिल इट डज नॉट डिस्ट्रॉय प्रॉपर्टी और एंडेंजर लाइफ। विरोध प्रदर्शन बिल्कुल संवैधानिक है जब तक कि वो जान और माल को नुकसान नहीं पहुंचाता। सेंटर एंड फार्मर्स हैव टू टॉक। केंद्र और किसानों में आपस में बात होनी चाहिए और होनी होगी। वी आर थिंकिंग ऑफ एन इम्पार्शियल एंड इंडिपेंडेंट कमिटी before whom both parties can give its side of the story. हम एक ऐसी कमेटी का सोच रहे हैं जो आज़ाद हो, निष्पक्ष हो, और उसके सामने सरकार भी और किसान भी अपनी अपनी बात रखें। उसके बाद उन्होंने कहा कि वी विश टू फैसिलिटेट दैट, मतलब उन्होंने कह दिया कि हम फैसला नहीं देंगे। वी विल नॉट डिसाइड द वैलिडिटी ऑफ लॉ टुडे। हम कानून की जो वैलिडिटी है, जो कितना जायज़ है, उसकी बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ इसी बात पे फैसला करेंगे कि प्रोटेस्ट का जो मामला है, विरोध प्रदर्शन का जो मामला है, और जो दूसरी तरफ है कि रुकावट ना हो किसी के आने जाने में, हम उस पर बात करेंगे। बहरहाल इसमें हमें सिर्फ इतना ही कहना है कि अगली हियरिंग जब होगी, अगर सुप्रीम कोर्ट ये भी कर देता है करते कि ये जो कमेटी बनेगी वो टाइम बाउंड होगी, वरना तो देखिए 21वां दिन तो हो गया किसानों के आंदोलन का। सर्दियों का मौसम है, 20 से ज़्यादा किसान मर चुके हैं सर्दी में, ठंड में। कितने दिन चलेगा ऐसा? और ये तो ख्याल रखना पड़ेगा ना। तो अगर सुप्रीम कोर्ट इसको टाइम बाउंड कर दे कि आप 2 हफ्ते में या 1 हफ्ते में या जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी में नहीं, टाइम बाउंड कर दे, बिल्कुल वैसे ही जैसे तबलीगी जमात के मामले में उन्होंने किया था। तबलीगी जमात का जिक्र हम बाद में तफसील से करेंगे। तबलीगी जमात के मामले में ये था कि अगस्त में सुप्रीम कोर्ट के सामने 34 ऐसी पिटिशंस थी जो विदेश से आए हुए लोगों की थी, जो तबलीगी जमात अटेंड करने आए थे उसके मरकज़ में। तो तब जस्टिस AM खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी, उन्होंने तब ये आदेश दिया था कोर्ट ने कि जितने भी केसेस हैं तबलीगी जमात वालों के खिलाफ, डिफरेंट अलग अलग ट्रायल कोर्ट्स में हैं, उन सबको साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इकट्ठा किया जाए, सिर्फ साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और 8 हफ्ते के भीतर भीतर इनको निपटा दिया जाए। यहाँ 8 हफ्ते नहीं, यहाँ जल्दी समय चाहिए। कितना समय हो, ये सुप्रीम कोर्ट की अपनी विजडम है, जो हालात है उनको देखते हुए वो तय करेगी। बहरहाल एक टाइम बाउंड फ्रेमवर्क ज़रूर दे दे अगली हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट। ये हमारे दौर की पहचान है कि जो आपके साथ नहीं है, आप जैसा नहीं सोचता, वो देशद्रोही है।
अगर मुसलमान है तो जिहादी है, अगर सिख है तो आतंकवादी है या खालिस्तानी है। जो भी आप जैसा नहीं है वो देशद्रोही है, वो सिक्युलर है, वो गैंग है, चाहे वो टुकड़े टुकड़े गैंग हो, चाहे वो लटियंस गैंग हो, चाहे वो खान मार्केट गैंग हो। कहाँ है ये? हमें तो कहीं दिखे नहीं ये गैंग्स। तो जो अपने जैसा नहीं सोचता, हमारे जैसा नहीं सोचता, हमारे साथ नहीं है, वो देशद्रोही है। तबलीगी ऐसे ही दौर में एक गाली बन गया था, वो तबलीगी है, ये तबलीगी है। तबलीगी जमात की जो हकीकत है, जिस पर सरेआम माफ़ी मांगनी चाहिए सरकार को भी और उन तमाम लोगों को जिन्होंने आईटी सेल्स के ज़रिए बदनाम किया ऐसे। मैं क्यों कह रहा हूँ ये? क्योंकि अप्रैल के महीने में तबलीगी जमात पर आरोप लगा था कि एक हेल्थ इमरजेंसी जब चल रही है कोविड को लेकर, उसने उसका उल्लंघन किया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट थी कि सरकार ने 950 विदेशी नागरिकों को ब्लैक लिस्ट कर दिया था क्योंकि उन्होंने हेल्थ इमरजेंसी के जो नियम थे उनको तोड़ा था और जमात की जो एक इकट्ठ था उसमें हिस्सा लिया था। 911 जो विदेशी थे जो हिस्सा लेने आए थे और उन्होंने प्ली बारगेन मान लिया। प्ली बारगेन माने उनसे कहा जाता है कि अगर आप अपनी गलती मान लें तो हम आपको छोड़ देंगे। तो 911 ने तो कहा ठीक है, जान तो छूटे हमारी यहाँ से, ठीक है। और वो यहाँ भारत में कोर्ट में जो ट्रायल होता है वो नहीं उसमें झेलना चाहते थे उसको। लेकिन 44 ऐसे थे जिन्होंने फैसला किया कि हम कोर्ट में जाएंगे। 24 अगस्त को, ये अप्रैल की बात है, 24 अगस्त को दिल्ली के मजिस्ट्रेट ने पाया कि कोई भी प्राइमा फेसाई एविडेंस नहीं है। मतलब प्रथम दृष्टया जिसे बोलते हैं हिंदी में, देखने पर ऑन द फेस ऑफ इट कोई ऐसी सबूत है ही नहीं जो इनके खिलाफ जाए। अब मंगलवार को मेट्रोपॉलिटन कोर्ट है उसने 36 और को बरी कर दिया। ये 36 जो जिनको बरी किया गया है विदेशी नागरिक, ये 14 देशों से थे। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अरुण कुमार गर्ग का ये फैसला था कि मतलब उनका ये कहना था कि जो प्रोसिक्यूशन है, जो सरकार है, वो बिल्कुल फेल हुई है, नाकाम रही है कोई भी सबूत देने में, और इसलिए उन्होंने कहा कि हम इनको बरी करते हैं। इसके अलावा अगस्त में ही औरंगाबाद बेंच है बॉम्बे हाई कोर्ट की, उन्होंने इस बात को क्रिटिसाइज़ किया था कि इनको स्केपगोट, बलि का बकरा बनाया जा रहा है तबलीगियों को, और वो भी कोविड के लिए। It is now time to repent this action and take positive steps to repair the damage. ये कोर्ट का कहना है कि अब ये वक्त है कि एक तो इसकी माफ़ी मांगी जाए जो हरकत करी इन लोगों ने, और ऐसे ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए कि जिससे जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम माफ़ी तो मांगी ही जाएगी। बहरहाल आशिमा मांडला हैं, ये वकील रही हैं तबलीगी जमात के इन लोगों की जिन्होंने केस लड़ा और बरी हुए हैं। आशिमा मांडला ने एक ट्वीट किया है, तबलीगी जमात मैटर, 5 रिट्स, 955 प्ली बारगेन्स, 955 बेल्स, 80 रिविजन्स, 29 क्वॉशिंग पिटिशंस, 44 discharge applications, 15 dates before the Supreme Court, and then, of course, the trial. End result, not guilty. उधर न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी कहा है कि जो असली जो दोषी हैं कोविड फैलाने के, वो भारत सरकार है। वो इस तरह से कि करीब 7 लाख लोग आ चुके थे जब कोविड फैलना शुरू हुआ था, तब तक विदेशों से 7 लाख लोग भारत में आ चुके थे, और वो अपने अपने एयरपोर्ट्स पर कोई चेकिंग नहीं थी शुरुआती दौर में उस वक्त, क्योंकि देश पूरा डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत करने में जुटा हुआ था। बहरहाल देश माने सरकार पूरी, तो वो लोग एयरपोर्ट से कहाँ कहाँ गए, साथ में अपना वायरस लेकर गए। दूसरा उन्होंने कहा है कि जो गाड़ियाँ चली, श्रमिक स्पेशल उनको बोला गया, उसके ज़रिए भी कोविड फैला है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है। बहरहाल ये ऐसे कोई मानने को तो तैयार होगा नहीं इस बात को, हमने कहा आपको बता दें सिर्फ। खैर, तबलीगी जमात जिन लोगों ने बदनामी की, न जाने क्या क्या कहा गया कि अस्पतालों में थूक रहे हैं, खाने पे थूक रहे हैं, सब गलत साबित हुआ है। इस मौजूदा दौर में माफ़ी मांगने का चलन नहीं हमने देखा है। ज़्यादा से ज़्यादा मजबूर हो गए तो खेद प्रकट कर देते हैं, जबकि खेद और माफ़ी में बहुत बड़ा फ़र्क है। मतलब आई रिग्रेट इफ़ यू डिडंट लाइक माई व्हाट आई एम सेइंग, मुझे अफसोस है कि खेद है कि जो मैं कह रहा हूँ आपको पसंद नहीं आ रहा, बाकी मैं उसके लिए माफ़ी नहीं मांग रहा हूँ। वेरएज़
मैं माफ़ी मांगता हूँ, आई अपोलोजाइज, मैं उसके लिए माफ़ी मांग रहा हूँ, खेद प्रकट नहीं कर रहा हूँ। हमारे यहाँ माफ़ी मांगने की परंपरा तो है ही नहीं इस दौर में। खेद भी प्रकट करवाना बहुत मुश्किल है। देखते हैं तबलीगी जमात को लेकर वो तमाम मीडिया, वो तमाम IT सेल्स जिन्होंने इतना दुष्प्रचार फैलाया था, वो क्या करते हैं अब, या क्या कहते हैं, अगर कहते हैं तो। रोज़ की तरह शो का समापन एक कविता के साथ। आज कविता साहिर लुधियानवी की है। इसका जो उन्वान है, शीर्षक है, वो है ए शरीफ इंसानों। साहिर साहब कहते हैं, खून अपना हो या पराया हो, खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। है तो इंसान का खून। जंग मगरिब में हो कि मशरिक में, चाहे पश्चिम में हो जंग या पूरब में, जंग मगरिब में हो कि मशरिक में, अमन आलम का खून है आखिर। जंग से दुनिया की शांति ही बिगड़ती है। मैं दोबारा पढ़ता हूँ। खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मगरिब में हो कि मशरिक में, अमन आलम का खून है आखिर। बम घरों पर गिरे, बम घरों पर गिरे कि सरहद पर, बम घरों पर गिरे कि सरहद पर, रूह तामीर ज़ख्म खाती है। जो हमारी बुनियाद है, हमारी संस्कृति है, हाँ, ज़ख्म उसको लगता है, चाहे वो घरों पर गिरे कोई बम या किसी सरहद पर गिरे। बम घरों पर गिरे, बम घरों पर गिरे की सरहद पर, रूह तामीर ज़ख्म खाती है। खेत अपने जलें या औरों के, खेत अपने जलें या औरों के, ज़ीस्त ज़िंदगी फाकों से तिल मिलाती है। बम घरों पर गिरे कि सरहद पर, रूह तामीर ज़ख्म खाती है। खेत अपने जलें या औरों के, ज़ीस्त फाकों से तिल मिलाती है। टैंक आगे बढ़े कि पीछे हटे, टैंक आगे बढ़े कि पीछे हटे, कोख धरती की बाँझ होती है। फतेह का जश्न हो कि हार का सोग, फतेह का जश्न हो कि हार का सोग, ज़िंदगी मैयतों पर रोती है। जो जीतते हैं जंग में, उनके लोगों की भी लाशें गिरी होती हैं, मरे होते हैं, ठीक है, मर जाते हैं। जो हारते हैं उनके लोग भी मर जाते हैं। फतेह का जश्न हो कि हार का सोग, ज़िंदगी मैयतों पे रोती है। इसलिए ए शरीफ इंसानों, इसलिए ए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मगरिब में हो कि मशरिक में, अमन आलम का खून है आखिर। इससे पहले कि नमस्कार कहूँ, एक शेर याद हो आया मुझे, अल्लामा इकबाल का है। गया दौरे सरमायादारी गया, तमाशा दिखा के मदारी गया। अमेरिका के संदर्भ में देखा जाए तो दौरे सरमायादारी तो वहाँ नहीं जा रहा, ना ही गया है, लेकिन तमाशा दिखा के मदारी ज़रूर चला गया है, जिसका जिक्र तक नहीं हो रहा। बूझिए कौन। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।